आज मैं आपको इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इतिहास आज इस चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने देखा कि इतिहास को जानने के लिए हमने पुरातात्विक स्रोत को देखा, उसमें क्या क्या स्क्रिप्ट लिखे गए, क्या क्या जैसे कि ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, पुराण हो गए, अरण्यक हो गए, इन सभी जो ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी भी ली। इतिहास को उससे हमको जानकारी भी मिलती। बहुत सारे शिलालेख के बारे में पढ़ा, स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा, उससे किन किन राजाओं के क्या उसका उल्लेख किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इसमें हम सबसे पहले इतिहास को यहाँ से इतिहास को हम लेखन के आधार पर, कहने का मतलब है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लेखन जो होता है इसके आधार पर। तो इसमें क्या है, तीन भाग में अगर हम बांटते हैं, अगर इसको इतिहास को जानने के लिए इसके पहले हम तीन भाग में बांटते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, आधे ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, और एक ऐतिहासिक काल है। इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा है कि ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड से हमारा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें जानना ये भी ज़रूरी होगा कि इतिहास में हमें प्राग ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा हेल्प हेल्प अगर मदद होती है तो आप इसको क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी अब नया वीडियो बनाऊं तो आपको आसानी से पहुँचे आपके साथ और आप इसका अच्छी तरह से लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको जानने के लिए, सबसे प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस समय किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें लेखन लेखन की जो व्यवस्था नहीं था। लेखन कहने का मतलब है कि जैसे हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उस समय क्या है कि उसको लिखा गया है, तो उस काल का नहीं, ऋग्वेद काल में, मतलब वहाँ से हमको लिखा हुआ मिला तो है। जो चीज़ लिखा हुआ मिला है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम 4000 साल पहले हम बात करते हैं तो उस समय कोई चीज़ लिखा नहीं गया था, तो वैसे ही काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि हम पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब स्टोन एज होता है कि आज जैसे आदि मानव की बात करते हैं, उस समय क्या होता था कि उस समय की बात है जिस समय आदि मानव पत्थर के द्वारा शिकार किया करते थे, मतलब जंगलों में रहते, उससे किसी तरह का सभ्य मतलब ज्ञान नहीं था, किसी तरह का ज्ञान नहीं था उस काल में, ना ही कोई लिखना पढ़ना जानते थे। तो उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक का फिर होता है, उसके बाद जैसे जैसे काल बढ़ता गया उसके बाद अध ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ कि जो आदिमानव होते थे किसी तरह से अंकित कुछ चित्र को बनाते थे, कुछ लिखते थे, लेकिन उस चीज़ को आज तक हमने पढ़ नहीं पाया। तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के बाद, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसा मतलब लेख मिला है जो अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। तो उस काल को हम बोलेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। अब हम इस चीज़ को बारे में जानेंगे कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो हिस्टोरिकल जो पीरियड होती है उस समय को कहते हैं जहाँ से लेखन प्रारंभ हुआ, और उस लेखन के आधार पर हम उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, उसकी ज्ञान ले पा रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। जैसे कि वैदिक काल, कहने का मतलब ये हुआ कि इस काल में आपका ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, है ना, अथर्ववेद था, पुराण थे, अरण्यक थे। तो उस समय जो बुक लिखे गए हैं और उसको हमने अब अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। तो आपको समझने के लिए हमने ये बता दिया कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, जिस वैसे काल जिस जहाँ पे लेखन का कला का विकास नहीं हुआ था। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जहाँ लेखन का तो विकास अंकित तो करते थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा पाया। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पढ़ने और लिखने का दोनों का जानकारी होता, जैसे कि वैदिक काल हो गया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे देखते हैं, इससे पहले हम देखेंगे कि उस समय की जो साक्ष्य का जो एविडेंस हमें मिला है, क्या क्या एविडेंस मिला है, उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञानी जो मानव था जिसको हम होमोसेपियंस के बोलते हैं, जैसे हम मनुष्य जो है हम होमोसेपियंस के अंतर्गत आते हैं। तो
ये जो इसका जो सबसे पहले प्रवेश जो है धरती पर आज से 30 से 40,000 वर्ष पहले की बात है। यानी कि जो मानो अगर बोला जाए कि आज से 30,000 वर्ष पहले की बात है, उस समय यहाँ पे मानव का प्रवेश हो गया। किस पे? धरती पर हुआ। भारत में सबसे प्राचीनतम जो है मानव कपी बोला जाता है, मानव कपी। और वो मानव कपी का नाम क्या था? श्वेत गिबन, जो अभी मिला है कहाँ पे? असम में मिला है। कहाँ पे? असम में मिला। भारत में मनुष्य का जो प्रथम प्रमाण जो मिलता है वो नर्मदा घाटी वैली से मिलता है, यानी कि नर्मदा वैली से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। क्यों मिलता था? क्योंकि नर्मदा नदी जो घाटी था वहाँ पे क्या होता है कि सिंचाई का, वहाँ पे रहने का एक अनुकूल व्यवस्था, मतलब अनुकूल क्षेत्र था। इसलिए हमें सबसे पहले नर्मदा घाटी क्षेत्र में मनुष्य का जो है प्रमाण मिलता है। बोला गया है कि भारत में जो पूरा पाषाण कालीन जो औजार का खोज करने का जो श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। और ये कब किए थे? 1863 ईस्वी में किए थे किस? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या किया था कि पूरा पाषाण कालीन औजारों का खोज किया था। तो पूरा पाषाण जो औजार जो होता था उस समय जो होता था वो सिर्फ पत्थर से होते थे। किसके? पत्थर से होते थे। तो पूरा जो प्रथम पूरा पाषाण जो कलाकृति की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिला है हमें? तो पलवरम। और ये पलवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है पलवरम। जो उस समय की जो पत्थर से जो कलाकृति बनाई गई थी, पूरा पाषाण काल की जो बात है उस समय जो हमें मिली है वो पलवरम पलवरम में मिला है। और पलवरम जो कहाँ पे है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। भारत में प्राचीनतम नगर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों का टीला बोला जाता है ना, मोहनजोदड़ो को। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को काल कहते हैं जहाँ पत्थर, स्टोन एज बोलते थे उसे। और इसको हम तीन भाग में पढ़ने यानी जानकारी या पढ़ाई के करने इसको तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पूरा पहले बात है, इसको हम किस में? पूरा पाषाण काल में बांटते हैं, फिर मध्य पाषाण काल में बांटते हैं, फिर नव पाषाण काल में बांटते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल में जो मानव का विकास क्या हुआ था। तो उस समय जो है क्या होता है, मानव क्या करता? अखेटक संग्रह यानी कि शिकारी मतलब जो है करते थे। ठीक है। उस समय क्या हो गया था, मानव जो है आग का आविष्कार कर चुके थे। तो ये पूरा पाषाण काल में ये दोनों चीजें हो गए थे। मध्य पाषाण काल में उतनी कोई खास हुई नहीं। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ कि आदि मानव सबसे पहले वहाँ पे पहिए का आविष्कार कर लिए। पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे वह अब पहिए का सिर्फ आविष्कार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि खेती का भी आविष्कार हो गया, ताकि अब बोझा को एक जगह से दूसरे जगह, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। और जहाँ एग्रीकल्चर होने लगा इसका मतलब है कि उसको अन्न मिलने लगा। और अन्न मिलने का मतलब अस्थाई हो गया, उन स्टेबल बनना चाहा, स्टेबल भी हो गया, यानी अस्थाई उन लोग निवास भी करने लगे। और अस्थाई निवास करने के बाद उसके बाद पशुपालन का भी विकास हुआ। और सबसे पहले बताता है कि जो कुत्ता एक प्रथम आने की पालतू जानवर था। तो हम क्या बताएं? तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्राग ऐतिहासिक काल तीन भागों में बांटते हैं और उस काल को कहते हैं जहाँ पे मतलब पत्थर का काल बोलते हैं, इसको पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। और इसको हम तीन भाग से बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि जो आदि मानव जो होते थे वो अखेटक संग्रह कर आने करते थे। ठीक है। तो मतलब अखेटक संग्राहक बोलते थे। ठीक है। यानी कि वो शिकारी करते थे। उस समय आग का जो क्या होता था, आविष्कार हो चुका था। अब नवपाषाण काल में क्या होता, पहिए का आविष्कार हो चुका है, कृषि का आविष्कार हो चुका है, अस्थायी निवास भी उन्होंने रहना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर में कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। तो हम यहाँ तक देख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि और औजार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृषि यानी कि जो कृषि या तो औजार, अभी हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर का जो नवपाषाण में हुआ था, तो इसका जो है नवपाषाण में हुआ था। औजार में देखेंगे कि सब उस समय जो है तांबे का औजार से बना था। और तांबे का औजार से क्या बनाया? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी एक ऐसा है जो सबसे प्रथम मानव का सबसे प्रथम औजार के रूप में कुल्हाड़ी को ही बनाया गया। और इसका जो साक्ष्य जो अभी मिला है सबसे पहले, वो अत्रिरपक्कम में मिला है। और ये अत्रिरपक्कम जो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु। और सबसे पहले अगर बात बोले कि जो फसल में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो फसल में सबसे पहले जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ पे? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। और सबसे पहला जो फसल क्या था, तो वो गेहूं और जौ था। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान, अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अन्य फसल की बात करते हैं तो चावल हो गया। इसका जो चावल का जो साक्ष्य मिला है वो चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है?
कोल्डिहवा में, जो कोल्डिवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति एवं पूर्व हड़प्पा स्थल। कहने का मतलब बर्तनों के आधार पर हड़प्पा का जो मतलब प्राचीन संस्कृति वो कौन सी की, हड़प्पा से पहले की संस्कृति की बात करते हैं। तो उस समय अगर हम बात करें तो जो मालवा में क्या चीज़ का संस्कृति, तो उसमें किस प्रकार बर्तन होते थे, तो वो उसका जो रंग होता था वो काला और लाल होता था। किसका, मालवा क्षेत्र में होता है। बुर्ज होम क्या है, उसमें धूसर होता था। जोखे जो होता था वो लाल होता था, और दक्षिण नवपाषाण काल जो है चमकीला धूसर होता था। और पूर्वी नवपाषाण की बात करते हैं भूरा लाल होता था। दक्षिणतम दक्षिण दक्षिणी नवपाषाण काल, पूर्वी नवपाषाण काल, और जौरव संस्कृति की जो बात करते हैं उसमें ताम्र संस्कृति का बात होता है। ठीक है, ताम्र संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और इमाम गांव नामक बस्ती, ये जो संस्कृति जो आती है, ताम्रपाषाण संस्कृति जो आती है जौरव संस्कृति से रिलेट करता है। इमाम गांव जो नामक जो बस्ती है उस समय जौरव संस्कृति का मतलब रिलेट करती है। हम इसमें से एक नोट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जो अधिकारी था उसका नाम क्या था, रिजले था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या एवं प्रजाति विभेदीकरण किया था। सबसे पहले जनसंख्या का जो मतलब कहने के ऐसे वैज्ञानिक थे जो जनसंख्या का जो है प्रजाति का हर प्रजा कौन कौन प्रजाति किस तरह से उसका सबसे पहले इन्होंने अलग किया गया। ऐसे वैज्ञानिक थे कौन, जिसका नाम था भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी था, जिसका नाम क्या था, रिजले था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। चैप्टर लंबा है, फिर भी मैंने इसको तो समझाने का प्रयास किया है, आप इसको देखें। तो इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सबसे इसमें सामान्य जानकारी क्या है, तो इसमें यह है कि 2400 से 1700 BC आने की ईसा पूर्व की बात है, मध्य विकास जी इसका विकसित हुआ है। ये कैसा जो था, यहाँ पे नगरीय व्यवस्था था और आदि ऐतिहासिक। कहने का मतलब है यहाँ पे लिखा तो गया लेकिन उस चीज़ को पढ़ा नहीं गया, तो वो इतिहास जो है वो हम हड़प्पा कालीन सभ्यता को पढ़ते हैं। और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ पे कांसा उस समय लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। मुख्य जो निवासी इसको कहाँ था, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय था। ठीक है, ये था द्रविड़ और भूमध्य सागरीय था। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका नामकरण और खोजकर्ता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। पूछता है क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया गया था। ठीक है, इस और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और इस रावी नदी के किनारे इसलिए इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता ने की हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। रखलदास बनर्जी की बात करते हैं, तो रखलदास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, और कब किया, 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, हमने ये चीज़ देखा। फिर मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है, मेसोपोटामिया का अभिलेख जो है उस अभिलेख को मेलुहा शब्द, अभी हम इतिहास में अगर देखें तो उस शब्द को क्या बोला जाता था, मेलुहा कहा जाता था। अगर हम बात करें कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता था उसका विस्तार किस प्रकार से था, अब हम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं इस तरह से, कहने का मतलब है हम यहाँ नॉर्थ की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ है ये, नॉर्थ सॉरी नॉर्थ की बात करते हैं। उसके बाद हम ईस्ट की बात करते हैं, इधर वेस्ट की बात करते हैं और इधर साउथ की बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर में जो है वो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के बाद यहाँ मांदा था, उधर मांदा था। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पश्चिम में जो है सुत कांगेडोर बलूचिस्तान और ये जो है दास्क नदी के तक था। आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश इधर हिंडन नदी के था। और हम अगर बात दाइमाबाद जो है अहमदाबाद, और ये जो है महाराष्ट्र गोदावरी के तट था। तो इस तरह से हम चारों तरफ से हम देखते हैं इतना बड़ा एरिया में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ देखना होगा जैसे उत्तर प्रदेश मांडा यानी कि ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, और यहाँ देखिए दैमाबाद जो है आपको बोले थे गुजरात वाला क्षेत्र में। इधर आप सुतकांगे डोर दे बलूचिस्तान के क्षेत्र, और यहाँ पे जो है
आलमगीरपुर जी उत्तर प्रदेश मेरठ। तो इस तरह से इस क्षेत्र को हम के पूरा हड़प्पाकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक नगरीय अगर सभ्यता जो है, इसमें 6 गो नगर जो है इंपॉर्टेंट है, जो नगरीय सभ्यता, जैसे कि पहला हो गया मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो गया, गनवारी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी और कालीबंगा की हो गया सबसे पहले। और हम बोल सकते हैं कि जो हड़प्पाकालीन सभ्यता था उसमें किस लिपि का स्क्रिप्ट की, तो वहाँ भाव चित्रणात्मक जो था, उसका जो लिपि था वो भाव चित्रणात्मक था। इसको किस प्रकार से लिखा जाता था, पहले वो दाएं से बायां करने का मतलब है कि दाएं से बायां, हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाएं लिखते हैं और वो ऐसे करके लिखा जाता था। और ये अपठनीय, इसलिए जो इसको हम पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इससे आद ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ में देखिए, ये जो है आपको जो मोहर दिख रहे हैं, ये हड़प्पा कालीन जो मोहर आपको दिख रहे हैं, ये हड़प्पा कालीन का मोहर है। ठीक है, अब सिक्के भी बोल सकते हैं, उस समय का सिक्के। प्रमुख स्थल की बात करते हैं, आपने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे देखिए प्रमुख स्थल में आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी है, रावी नदी दयाराम शाही ने, ठीक है, 1921 में किया था। कहाँ पे है, पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो की बात सिंधु नदी पे है, और अखाल दसपना जी 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले में है। चन्हुतड़ो जो है सिंधु नदी पर बसा है, और ये गोपाल मजुमदार 1931 में सिंध प्रांत जो पाकिस्तान की है। फिर हम कालीबंगा की बात करते हैं, तो कालीबंगा जो है किस नदी पर है, तो घाघर नदी पर है। और इसकी जो यानी कि जो खोजकर्ता कह सकते हैं, उत्खनन करता बोल सकते हैं, बी के थापर है, और 1953 में। और ये जो है चन्हुदड़ो जो है वो कहाँ पे है, तो चन्हुदड़ो जो की बात करते हैं वो सिंध प्रांत, सब चढ़ूद्र सिंध प्रांत में। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिले में है। फिर हम कोट डीजी को पढ़ते हैं, वो सिंधु नदी पर है। फजल अहमद है, और 1953 में इसके भी खोज किए गए थे, और सिंध प्रकरण खैरपुर जिले में है। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ धौलावीरा की बात करते हैं कि धौलावीरा जो है उसके कोई नदी पर नहीं है, लेकिन इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1990-91 गुजरात के कच्छ जिले में है। आलमगीर की बात करते हैं कि आलमगीर का जो है वो कहाँ, आलमगीर जो हिंडन नदी पे है। यज्ञ दत्त शर्मा 1958 में किया था, उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में। सुत कांकेडोर जो है रास्क नदी पर है, इसको जॉर्ज डेले ने किया था, और 1970 से 1962 में पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे इसका ये सिचुएशन स्थिति हमने आपको बता दिया। आप इसे एक बार रिवीजन करेंगे, आपको सही तरह से सब चीज़ पाए। आप अब यहाँ पे इस मैप को देखें, मैप को दिखाने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर, जहाँ पे मांडा बोलते हैं, यहाँ जो है रावी नदी, यहीं पे जिस ये हड़प्पा कालीन जो है रावी नदी है। यहाँ पे रोपड़ हो गया, बनवा, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे आलमगीर देखिए, मोहनजोदड़ो यहाँ पे था, सुतका के यहाँ पे चान्होदड़ो। तो ये वाली जो पूरी क्षेत्र तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता था, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बताता है। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि कौन कौन जगह हमने बताया कि हड़प्पा को कौन, दयाराम साहनी 1921 से माउंट गोमरी पाकिस्तान रावी नदी पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप ये जो रोपड़ की बात करते हैं, रोपड़ जो है एक 10 शर्मा रोपड़, जो पंजाब सतलज नदी पर, सही बात है, सतलज नदी के किनारे है। इस चीज़ से आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिएगा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, चन्हुदड़ो की बात करते हैं, तो ये गोपाल मजुमदार सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी पर है चन्हुदड़ो। ये मोहनजोदड़ो की बात है, रखलदास बनर्जी 1922 लड़काना जिला पाकिस्तान में है। तो इस तरह से सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए लोथल, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। किसने खोज किया था, रंग नाथराव ने, अहमदाबाद गुजरात, भोगवा नदी पर है ये पे। फिर है ये धौलावीरा की बात करते हैं, रविंद्रनाथ बिष्ट, जो कच्छ गुजरात में है। आप यहाँ पे देखिए रंगपुर, रंगपुर कहाँ, रंगपुर जो काठियावाड़ गुजरात, मादर नदी पर है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता का विस्तार इस प्रकार से था। आप नदी उसके पूछे जाते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं, उसकी नदी कौन सी थी, कौन सी नदी पे कौन, और उसके खोजकर्ता कौन कौन थे। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट भी है। इसकी विशेषता की बात करते हैं कि नगरीय विशेषता, सबसे पहले नगरीय विशेषता, नगरीय विशेषता में क्या था कि ग्रिड पद्धति निर्माण नगर था इसका, ठीक है, ग्रिड के, और इसके जो सुव्यवस्थित जल निकासी, यहाँ बहुत अच्छी जल निकासी था, पक्की अलंकृत ईंटों से बना था पूरा मोहन जो यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खिलते थे। केवल लोथल की बात करते हैं, यहाँ जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुलता
था। अब उसमें ये भी चीज़ था कि यह शहर जो उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित था, यानी कि जो हाई क्लास के जो आदमी थे वो उच्च, यानी कि उच्च लेव मतलब सामने, यानी कि अच्छे तरह से अलग अलग था। निम्न जो गरीब लोग थे वो अलग रहते थे, उच्च लोग अलग रहते थे। इस तरह से व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे ये जो पूरा हड़प्पा कालीन जो किला बंद किया गया था, अपवाद में कालीबंगा जो था वो किला दोनों भाग में किलेबंदी था। ठीक है, अब सेशन में दोनों भागों से किलाबंदी थे, लेकिन सब किलबंद था। अब हम एक एक करके देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो के प्राप्त जो वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जो मध्य जो है इसकी जो अगर बोले थे कि स्नान जो कुंड है, पूछता है क्वेश्चन, 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर इसका चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। ये जो आपका देख रहे हैं ये क्या है, वृहत स्नानागार गार है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा कि कृषि और पशुपालन की विशेषता में क्या था, जुते हुए खेत भी मिले हैं। और वो जुते हुए खेत कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा में मिले हुए। फसल की जो बात करते हैं, गेहूं और जौ उस समय फसल उगाया जाता था। लोथल और रंगपुरा में चावल का साच मिला, ये इंपॉर्टेंट है, लोथल और ये मिला। अन्नागार का मतलब ये था कि अधिशेष उत्पादन, अगर मान लीजिए अधिक ज़्यादा शेष यानी कि उत्पादन अभी हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में जमा करते हैं, ताकि हमें भविष्य में आने वाला समय में हम उसको उपयोग करते, उस समय इसलिए उपयोग किया जाता था। यहाँ पे विकसित कृषि होती थी। और मोहनजोदाड़ो में अन्नागर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत हम किसे बोल रहे थे, तो हम अन्नागार को बोला जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में है अन्न का भंडार होता था, ताकि उसको मान ली बारिश हो या किसी भी परिस्थिति में उसको उपयोग किया जा सकता है। पशुपालन की अगर स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पे बैल और भैंस को पाला जाता था। घोड़े का जो प्रमाण जो है सुत कोतदा और कालीबंगर और लोथल से मिलता है, 3 जगह से, यानी घोड़े का प्रमाण सुत कोतदा, कालीबंगा और लोथल से मिलता है। अगर हम धार्मिक विशेषता की बात करते हैं कि धार्मिक विशेषता जो मोहन जो यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या थी, तो सबसे पहले तो स्पष्ट ये अभाव है, यहाँ पे मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। और यहाँ पे पूजा जो की जाती थी वो मातृ देवी या उर्वरकता देवी की पूजा किया जाता था। कहाँ पे, हड़प्पाकालीन सभ्यता में। कुबड़ा वाला सांड जो ज़्यादा यहाँ पे पूजनीय था। और मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी को ज़्यादा जैसे शिव के रूप में उसे माना जाता था। ठीक है, अब पशुपतिनाथ की मुहर मिली है। पशुपति माँ मुहर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस, ये याद रखिएगा कि जो वो मुहर मिली है उसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की वजह। कालीबंगा जो अग्निकुंड हमसे बोले, कालीबंगा अग्निकुंड का जो अवशेष कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। सूर्य की उपासना जो स्वस्तिक चिन्ह अभी हम लोग देखते हैं, स्वस्तिक चिन्ह इस तरह से बनता है, आप इस तरह से देखें, इस तरह से स्वास्थ्य चिन्ह बनता है। तो इसका जो सबसे पहले जो खोजा गया था वो कहाँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो दिन है। यहाँ शवों को क्या कहता है कि जलाया भी जाता था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में शव को दफनाया जाता था, जैसे हड़प्पा में दफनाया जाता है। लेकिन दोनों जो जो मिला है इसकी दोनों की दोनों कहाँ पे होता था, तो लोथल और कालीबंगा में जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। फिर हम यातायात की बात करते हैं, तो यातायात में क्या था कि लोथल, जैसे यातायात में लोथल और सुत कोतदा बंदरगाह था, या बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं। समाज सोसाइटी की बात करते हैं तो पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति थी। यहाँ हड़प्पाकालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो की नृतिका की कांस्य मूर्ति भी मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो की, ये सभ्यता उसकी थी। और जीवन शैली की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो लोथल और मोहनजोदड़ो में जो है मनके का कारखाना था, इसके मतलब चूड़ी वगैरह वहाँ स्त्रियाँ पहनती थी। सूती और ऊनी कपड़ों का उपयोग किया जाता था। पासा आने की खेल कूद मनोरंजन के लिए पासा शिकारी और मनोरंजन कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। डिजाइन वाले काले रंग का बर्तन भी उपयोग किया जाता था। मिठासा के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे तलवार का साक्ष्य नहीं मिला, यानी शांतिपूर्ण पूरी समाज थी। कौन, हड़प्पाकालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उस समय पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाई। तो व्यापार जो होता था वो क्या होता था, मोहर का उपयोग से पता चलता है कि हड़प्पा के मोहर एक श्रृंगी पशु था। इससे क्या होता है कि जब भी व्यापार होता था तो वो श्रृंगी जो सिक्का के रूप में मिला है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि व्यापार होता था। मानक इकाई के रूप यानी कि 16 के अनुपात में ये व्यापार का जो पद्धति थी, इस तरह से विदेश व्यापार होता है, फॉरेन ट्रेड होता था। जैसे कि आप बता दें कि तांबा तांबा कहाँ से, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से मिलता था। चांदी कहाँ से होता था, ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, मतलब क्या होता था, व्यापार होता था। टीना अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से। इस तरह से मतलब ये होता था।
अब शासन की व्यवस्था की बात करते हैं। संभवतः यहाँ पे जो है वर्णिक वर्ग जो है शासन करते थे। क्या वर्णिक वर्ग शासन करते थे? सिंधु सभ्यता में जो है विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या रहा, यानी कि जो हड़प्पा कालीन जो बर्बाद हो गया उसका अधिकतर जो है प्रामाणिक जो कारण था वो क्या था? बाढ़ था। पिट्स ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में एक विशिष्ट साम्राज्य जैसे कि जुड़वा राजधानी बोले हैं। सबसे पहले बात है, पिट्स एक ऐसे जो हमारे थे महापुरुष, उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या क्या जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल जो गुजरात में खोजे गए। जब हमारा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा वो खोजा गया कहाँ पे? गुजरात में खोजा गया। आग की पक्की ईंटों से जो टेराकोटा कहा जाता था, क्या बोला जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। और हम सबसे बड़ी जो है साइट की बात करते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब इसमें साक्ष्य की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से जो मृतकों का टीला है वहाँ से क्या क्या मिला है? तो अब वहाँ पे शेष क्या क्या? सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, और पशुपति का मुहर, वहीं से नृत्य का जो नर्तकी की मूर्ति भी जो कांस्य के रूप में मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सबों को जलाने का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से क्या क्या मिला? एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मिली है, कहाँ से? हड़प्पा से मिली है। और मातृ देवी के जो प्रतिमा जो होता है वो कहाँ से मिला है? वो हड़प्पा से मिला है। फिर कालीबंगा से क्या मिला है? तो अग्निकुंड का जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। चूड़ी का कारखाना कालीबंगा से मिला है। युग्म समाधि जो है कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत भी मिला है, कहाँ? कालीबंगा से हुआ। अलंकृत जो ईंटों का जो है वो भी कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है। सुत कोतदा जो गुजरात में है, यह घोड़े का अवशेष मिला, जो इंपॉर्टेंट है कि सुत कोतदा से क्या मिला है? तो घोड़े का अवशेष मिला है। लोथल की बात करते हैं, लोथल गुजरात। यहाँ पे क्या है कि यह बंदरगाह के रूप में सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी बोला जाता था। धान एवं घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला। अग्निकुंड भी लोथल से। युग्म समाधि यहाँ भी मिला है लोथल से। और मन के बनाने के कारखाना भी मिला है, कहाँ से? लोथल से मिला है। ठीक है। अब हम धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ बांध और जलाशय स्टेडियम मिला है, कहाँ से? धोलावीरा गुजरात से मिला है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।